अगर आपको लगता है कि गूगल और एप्पल अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, तो आप गलत हो। क्योंकि आज से 400 साल पहले एक ऐसी कंपनी थी जो अपनी वेल्थ और पावर के हिसाब से गूगल और एप्पल से कई गुना बड़ी थी। मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 17वीं सेंचुरी के पहले साल के आखिरी दिन हुई, यानी 31 दिसंबर 1600। इस वक्त तक स्पेन और पोर्चुगल ही दो ऐसे मुल्क थे जो ओवरसीज ट्रेड में हिस्सा लेते थे और उनकी कॉलोनीज कुछ दूसरी कंट्रीज में थी। लेकिन दूसरे यूरोपियन नेशंस जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और डच रिपब्लिक सी ट्रेड में हिस्सा लेने से कतराते थे। इन मुल्कों के सी ट्रेड में इंटरेस्ट न होने के दो रीजंस थे। नंबर 1, गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी, और नंबर 2, हाई रिस्क फैक्टर। फाइनली 16वीं सेंचुरी के आखिर में इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए लंदन और एम्स्टर्डम के कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ने एक जाइंट स्टॉक कंपनी एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल बनाया और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी में इन सिटीज के लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते थे जो ओवरसीज कोलोनाइजेशन मिशन या ट्रेडिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करती थी। अगर ये ट्रेड एक्सपीडिशन यानी तजारती सफर सक्सेसफुल होते थे तो इन्वेस्टर्स को उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का शेयर प्रॉफिट के रूप में मिलता था। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक जाइंट स्टॉक कंपनी थी जो एक मॉडर्न डे कॉर्पोरेशन की तरह ही काम करती थी। इस कंपनी के मालिक उसके इन्वेस्टर थे, जिन्हें हर एक इन्वेस्टर अपना एक शेयर खरीद के इस कंपनी के कुछ हिस्से का मालिक बना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही ट्रेड हाई प्रॉफिटेबल थी, बट यहाँ रिस्क फैक्टर भी सबसे ज्यादा था, क्योंकि लंबे समुद्री सफर के दौरान समुद्री जहाज के डूबने या समुद्री लुटेरों के हाथ लूटे जाने का डर हर वक्त रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में एक और कंपनी भी थी जो पब्लिक शेयर कॉर्पोरेशन की तरह ही काम करती थी, लेकिन वो सिर्फ मॉस्को और लंदन के दरमियान ही ट्रेड करती थी। लेकिन लंदन के बिजनेसमैन को पता था कि असली मुनाफा तो वर्ल्ड ट्रेड में है, और खासकर फार ईस्ट में, जैसे कि इंडिया और चाइना। यहाँ से यूरोप में ले जाए जाने वाले गुड्स जैसे कि पीपर, सिनेमन, नटमेग, टी और सिल्क वगैरह पे वो मनचाहा प्रॉफिट कमा सकते थे। इस न्यू फाउंडेड कंपनी ने इंडियन स्पाइस ट्रेड यानी मसालों के कारोबार को डोमिनेट करने का इरादा किया, जिसपे उस वक्त तक स्पेनिश और पोर्चुगीज का कब्जा था। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से रॉयल चार्टर यानी परमिट मिलने के बाद कंपनी ने अपने पहले फ्लीट ऑफ शिप्स को ईस्ट इंडीज में भेजा। ईस्ट इंडीज टर्म उस वक्त ईस्टर्न हेमिस्फीयर के कुछ मैनलैंड्स और आइलैंड्स के लिए यूज की जाती थी, जिनमें आज की कुछ कंट्रीज जैसे कि फिलीपाइन आर्कापेलागो, इंडोनेशियन आर्कापेलागो, बर्नियो, न्यू गिनी और मलेशिया वगैरह शामिल हैं। इंग्लैंड की क्वीन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ परमिट ही नहीं मिला था, बल्कि ट्रेड टू ईस्ट पे उसको मोनोपोली भी मिली थी, यानी अब क्वीन किसी भी दूसरी इंग्लिश कंपनी को इस रीजन में ट्रेड करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं देगी। हर एक बड़े कॉर्पोरेशन या बिजनेस वेंचर की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली थी, बल्कि शुरू के लगभग 50 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए और कई बार तो ये कंपनी कोलैप्स होने के कगार तक पहुंच गई थी। शुरू के कुछ सालों में मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करने के लिए इस न्यू फाउंड कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी कंपटीशन करना पड़ा, जो रीजन में पहले से एस्टेब्लिश थे। कंपटीशन से बचने के लिए कंपनी ने इंडिया में अपने पैर जमाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने विलियम हॉकिंस नामी एक ऑफिशियल को 1608 एडी में इंडियन एम्पायर जहांगीर के पास भेजा और इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में अपना एक सेटलमेंट बनाने के लिए इजाजत लेने की कोशिश की। लेकिन पुर्तगीज के इन्फ्लुएंस की वजह से जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत नहीं दी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश की। 1613 में थॉमस रॉय, जो कि इंग्लिश किंग का एम्बेसडर बनकर जहांगीर के कोर्ट में आया, फाइनली उसने जहांगीर को राजी कर लिया और इस तरह 1614 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सेटलमेंट गुजरात के सूरत शहर, जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां पे सेटअप हुआ। इसके बाद कंपनी ने कोस्टल इंडिया के बहुत सारे रूलर से कंसेशन हासिल कर ली, जिन्होंने इन इंग्लिश मर्चेंट्स को अपने पोर्ट्स में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। फिर 1639 में कंपनी ने इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर एक स्ट्रेच ऑफ लैंड खरीदा। इस जगह पर एस्टेब्लिश हुई मद्रास कॉलोनी, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर फर्स्ट मेजर फुट होल्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। इसको और भी बढ़ाया गया 1661 में, जब इंग्लैंड के किंग चार्ल्स 11 की शादी पोर्चुगल के किंग की बेटी से हुई। किंग ऑफ पोर्चुगल ने बम्बे कॉलोनी को अपनी बेटी को जहेज में दे दिया। जहेज में मिलने वाला ये प्रोविंस किंग चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड स्टर्लिंग पर एनम के रेंट पे दे दिया, जो कि आज के लगभग 11 लाख रुपए से कुछ ज्यादा बनता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ भी अपना सेटलमेंट जल्द ही एस्टेब्लिश किया और इस तरह से 17वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में कंपनी की बहुत सारे कोस्टल कॉलोनीज बन गई, जिन्हें वो फ्यूचर में और ज्यादा एक्सपेंड करने वाली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज सिर्फ एशिया कंटिनेंट तक ही सीमित नहीं थी। कंपनी अपनी अर्ली स्टेज से ही अफ्रीकन स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थी। कंपनी ने लार्ज नंबर ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स को इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया और ईस्ट इंडीज तक लाया। बहुत से स्लेव्स को मद्रास और बॉम्बे जैसी जगह में कंपनी की फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में काम करने के लिए फोर्स किया गया, जहां चीप लेबर की मदद से प्रोड्यूस होने वाला सामान लंदन में शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा रहा था। 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक यानी 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी और सिर्फ अपने प्रॉफिट से उसको मतलब था। लेकिन कंपनी का लालच वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला गया और ये लालच और अहंकार इस हद तक पहुंच गया कि अब उसको इंडियन रूलर की किसी किस्म की रोक टोक बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए जब उनकी मनमानी और बदमाशियों को बंगाल के नवाब ने रोकने की कोशिश की तो कंपनी ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी दौरान कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मी के लिए 1000 ऑफ ब्रिटिश और आयरिश सोल्जर्स रिक्रूट किए और छोटे इंडियन स्टेट्स के साथ अलायंस बनाए, जिन्हें मिलिट्री एंगेजमेंट में री-इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता था। इस मिलिट्री पावर को कंपनी के मिलिट्री कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने मास्टरमाइंड किया और इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करके 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब को हरा दिया। इस लड़ाई में एक छोटी सी ब्रिटिश आर्मी ने मॉडर्न आर्टिलरी और राइफल्स के साथ एक बड़ी बंगाल आर्मी को हरा दिया। प्लासी की जीत ने क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल रीजन पर कंट्रोल हासिल करने में बहुत मदद की। इस सब के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अक्रॉस टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी को कंटिन्यू किया और इस तरह अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि अब वो अगले कुछ सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से का रूलर बनने जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरियल एक्सपेंशन में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी लड़ाइयाँ लोकल प्रोविंसेस को कंट्रोल करने वाले स्मॉल नेटिव प्रिंसेस और नवाब्स के खर्चे पर लड़ती थी। मुगल एम्पायर, जो कि उस वक्त तक नॉर्दर्न इंडिया का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता था, मराठा जो सेंट्रल इंडिया में डोमिनेट थे और साउथ इंडिया में कुछ दूसरे रीजनल पावर्स जैसे मैसूर स्टेट और निजाम ऑफ हैदराबाद, इन सारे बड़े पावर्स ने कंपनी की एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी वक्त फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी सदर्न इंडिया में अपने पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकी। 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लगभग 7000 सोल्जर्स थे, जो कि 1803 तक कई गुना बढ़कर 1,30,000 हो गए। इस इनॉर्मस मिलिट्री फोर्स और सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक जंग जीतती चली गई। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के 3 रूलर्स की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। ये जीत कंपनी के लिए सबसे ज्यादा कारआमद साबित हुई, जिसके बाद उसको इंडिया के 3 बड़े रीजन्स का दीवानी राइट यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू मिल गया, जिसकी वजह से कंपनी को और ज्यादा अमीर और पावरफुल होने में देर नहीं लगी। ये तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन और टेक ओवर। इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जैसे कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स थे जिनको यहाँ से ले जाकर लंदन में एक बड़ा मुनाफा कमाया जाता था, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की इस ड्रेन ऑफ वेल्थ ने इंडिया के लोगों को बदतरीन गरीबी में डुबो दिया, और फाइनली क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी का टेक ओवर करके इसको पूरी तरह से बैन करना पड़ा। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।